स्वप्न। भुवनेश्वरी पांडे। उस रात दीपा जल्दी सो गई। उसके बच्चे वयस्क होने की उम्र से पहले की अवस्था में थे। सारा दिन उनके साथ सीएनई में घूमते घूमते वो काफी थक गई थी। महेश किसी ऑफिस की जरूरी कॉन्फ्रेंस के लिए मॉन्ट्रियल गए हुए थे। थक कर शाम को घर आई थी तो थकान के कई कारण थे। पहला तो समझ लें कि बच्चों की उम्र, दूसरा समझ लें कि उनके साथ महेश का नहीं रहना, तीसरा समझ लें कार चलाकर भीड़ भाड़ में 1 घंटे फंसे रहना। जब घर पहुंची तो 7 बज चुके थे। उसने बच्चों को नहा लेने को कहा और खुद अपने गुसलखाने में जाकर नहाने लगी। नहाने के लिए उसने एक तेज महक वाला साबुन निकाला और सर धोकर नहाने के काम में लग गई। जब नहा रही थी तभी पानी की बौछारों ने उसे हल्का सा रोमांचित कर दिया। वो अचानक महेश के बारे में सोचने लगी। फुहार के आगे चेहरा करके हाथों से बालों को खुद सहलाने लगी। बाल शैम्पू कंडीशनर से धुल चुके थे और रेशम से मुलायम हो चुके थे। उसने अचानक फिर से शरीर पर साबुन लगाना शुरू कर दिया। शायद दीपा आधा घंटे तक स्नान करने के बाद जब बाहर निकली तो देखा बच्चे टीवी के आगे बैठे थे। किसी ने नहीं नहाया था। उसे क्रोध आ गया। उसने फौरन महेश को फोन मिलाया। वो अजीब तरीके से मन में छटपटा रही थी। उसने जैसे ही महेश की आवाज सुनी तो रुआंसी होकर बोली, तुम कब आ रहे हो? मैं और अब इन बढ़ती उम्र के बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकती। सुनते ही नहीं, बस हर वक्त उनकी ही इच्छाएं पूरी करते रहने के अलावा मेरा तो कोई अस्तित्व है या नहीं? ये पूरी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। तुम कहाँ हो? उधर महेश शायद काम जल्दी पूरा कर लेने की हालत में था। पास ही सहयोगी भी थे, सह निर्देशक भी। उसे जल्दी में कोई उत्तर न सूझा। जाने क्यों कह दिया 2 दिन और लग जाएंगे। बस फोन रख दिया। वो भी थका हुआ था। घर का खाना नहीं, घर का आराम नहीं, वर्कलोड इतना कि कभी कभी समय काफी नहीं था तो कभी सैंडविच सलाद लेकर खा लिया। उसे दीपा के हाथ की गर्म दाल सब्जी की याद सताती थी। वो सोचता कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये टूरिंग की जॉब ना करनी पड़े, बस मुख्यालय में ही रहे। बाहर का काम कोई दूसरा लड़का देख लिया करे जो अकेला हो या जिसे आए दिन यात्रा करने की इच्छा हो। दीपा की शादी को अभी 15 साल ही हुए थे और शादी की सालगिरह भी आने वाली थी। वो अपने मन में सोचती कि दूसरे दिन ही महेश उसको फोन करके बताएगा कि उसके बिना कितना अकेला लग रहा है। नींद जल्दी नहीं आ पाती या जल्दी काम खत्म होते ही आने की बात करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये उनका मिलना बिछुड़ना एक क्रम बन गया था। बच्चे भी अभ्यस्त थे। पर जब इस तरह से बात पूरी किए बिना ही महेश ने फोन रख दिया तो उसकी दुख भरी स्थिति में वो रो पड़ी। बच्चे बारी बारी से उठकर नहाने चले गए। उनको अपनी गलती का हल्का सा एहसास हुआ, पर दीपा चौके में आकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करने लगी। टेबल पर रखकर खुद कुछ खाया और सोने चली गई। नींद जल्दी ही आ गई। रो चुकने के कारण आंखें जल रही थी। पानी पिया और शरीर निढाल हो गया। स्वप्न में क्या देखती है? एक बड़ा सा कमरा है, वो उसी का था, और एक महिला का जो उसके साथ काम करती थी। उसके पास आई और कहने लगी, मुझे मार डालो, मैं और सहन नहीं कर सकती। मेरे पति मुझे छोड़ देने की सोच रहे हैं। दीपा, मुझे मार डालो। दीपा ने उसे मार डाला। बस क्या था? बारी बारी उस दरवाजे पर दस्तक होती और उसके भाई बहन मित्र संबंधी रिश्तेदार उसे उस भीड़ में दिखाई देने लगते। सभी किसी न किसी चीज से बचने के लिए या किसी न किसी के भय से या कुछ ना मिल पाने की पीड़ा से दुखी थे, और जीवन का अंत ही उन्हें एक सफल सरल अवस्था लग रही थी।
उन्हें जब पता चला कि उस कमरे में एक स्त्री है जो मार डालती है, तो सभी उसके दरवाजे पर आने लगे। दीपा के हाथ में एक मजबूत तेज चाकू था। वो जाने कैसे पकड़कर गर्दन पर फिराती है और आगे खड़ा व्यक्ति ढह सा जाता है। हाँ, इस ढह जाने के बाद वे सभी जीवित भी हैं, क्योंकि सभी दीवारों को वो निश्चित होकर, शांत होकर देखती जा रही है। किसी को किसी की परवाह नहीं है, कोई गर्मी सर्दी की दरकार नहीं। सब निष्क्रिय होकर बैठे हैं। मारे गए हैं, परंतु मुखड़ा सबका शांत है, जैसे सभी को मांगा वरदान मिल गया हो। उन्हीं मर जाने वालों की भीड़ में उसे अपने बचपन की कई सहेलियां भी दिखी। उसने उन्हें दरवाजे के भीतर घसीट लिया और पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, हम लोगों को पता चला कि वहां एक स्त्री है। वो सभी को जीवन के इन झंझटों से छुटकारा दिला रही है। तुम्हारे ऊपर आत्महत्या का आरोप भी नहीं लगेगा। वह स्त्री पर हत्या का अभियोग भी नहीं चल रहा, तो वो तुरंत सबको मुक्त कर रही है। दीपा का चेहरा तन गया, आंखें विस्फारित हो गई। उसका अचेतन मन जागा और कमरे में वो अपने लोगों को खोजने लगी, जैसे उन्हें फिर से जीवित करके वो बाहर का रास्ता दिखा देगी। परंतु जिस चेहरे को भी वो ध्यान से देखती, कुछ अजनबी सा चेहरा लगता। वो कुछ चिंतित हो गई, बुदबुदाई, बोली, मैंने तो इन्हें यहाँ नहीं बुलाया, मैंने तो इन्हें नहीं मारा। कौन लोग हैं ये? क्यों आए हैं यहाँ? कमरे के कोने से लोगों के जोर से हंसने की आवाज आई। दीपा ने उधर देखा। उसे अपनी माँ व नानी दिखाई पड़ी। दीपा वहीं चल पड़ी। वो एक छोटा सा कमरा भरा हुआ था और उस कोने तक जाने के लिए दीपा को बड़ा प्रयास करना पड़ा। सावधानी से लोगों के बीच से निकलते हुए वो माँ के पास पहुंच गई। माँ कहने लगी, ठीक किया तुमने जो सबको मुक्ति दिला दी। सभी को कष्ट ही कष्ट है। जिसे देखो वही असंतुष्ट है। जो पास है वो चाहिए नहीं, जो है नहीं उसी का रोना। बड़ी अव्यवस्था है, हर कहीं कोई सही कोई गलत। तुम अपने आप को देखो, पति है, बच्चे हैं, नौकरी है, घर है, सब स्वस्थ भी है, पर तुम जीना नहीं चाहती। कोई कुछ 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 भी नहीं कर सकता। परेशानी तो मन की है, तन खिसकता है। यदि दुख का तन हो तो मन रोता है। उसके आसपास के लोग ध्यान से सुन रहे थे। वे मरे नहीं थे, मरने आए थे। उन्हीं के बीच उसे महेश का चेहरा दिख गया। वो चौंक पड़ी। अरे, महेश क्यों यहां चला आया? इसे क्या दुख है? महेश जब उसके निकट आया, आर्त स्वर में बोला, हे कष्ट निवारणी देवी, मुझे मुक्त करो, अब और नहीं, और नहीं। दीपा एक खिड़की के पास ही खड़ी थी। उसने ऊपर दृष्टि डाली तो देखा सुंदर नीला गगन है। इसमें 5 श्वेत पक्षी उड़कर उसकी तरफ ही आ रहे हैं और नीचे उतरने की प्रक्रिया में वे महात्मा बन गए, साधु वेश में हो गए। सहज धरती पर उतर आए और दीपा की ओर देखकर कुछ कहने लगे। दीपा को अब कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो बेचैन होकर खिड़की से बाहर जाना चाहती थी, किंतु भीतर के लोग उसे पकड़े हुए थे और उसे जाने नहीं दे रहे थे। शक्ति लगाकर किसी तरह दीपा खिड़की के बाहर आई। श्वेत पक्षी जो महात्मा में रूपांतरित हो गए थे, उसने उन्हें पहचानने का प्रयास किया, पर स्वप्न की लहरों दर लहरों के कारण चेहरा न देख सकी। केवल उसे आभास हुआ कि शांत स्वर में उन लोगों ने कहा, बेटी लौट जाओ, लौट जाओ अपने संसार में। भागना संभव नहीं, कर्म तो करना ही पड़ता है, उसका फल भी मिलता है। ये क्रम है जो ज्ञात नहीं कहां है, कहां आरंभ है,
कहाँ अंत है? फिर भी कर्म किए बिना ये कटता नहीं। अंतरंग शक्ति को खोजो, उसके कहे पर चलो। कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी सत्य नहीं, सब मिथ्या है, सब अलौकिक है। स्वर मध्यम हो गए, फिर स्वर लुप्त होने लगे। अचानक उसे अपने घर पर लगी घंटी का स्वर सुनाई पड़ा। सुबह होने को थी। महेश अपने ताजे चेहरे व ताजी महक के साथ उसके बिस्तर के पास आ चुके थे। कहानी समाप्त। स्वप्न। भुवनेश्वरी पांडे।